बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। ये सब कुछ हैरत से देख रहा था और मेरी अक्ल हैरान थी। मैं जब के हिसार में मौजूद हूँ तो वो कौन है जो इस शख्स के पैरों के पास बंधा पड़ा है। लेकिन मुझे ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। इस शख्स ने बड़े इत्मीनान से अपनी कमर में बंधा हुआ खंजर खींचा और मेरी गर्दन पर फेर दिया, यानी मेरे इस वजूद की गर्दन पर जो हिसार से बाहर था, जो मेरा हम शक्ल था। मेरे मुंह से चीख निकलते रह गई, मगर मैंने अमल पढ़ना तर्क न किया। इस शख्स ने मेरे हम शक्ल का गला काट कर अलग डाल दिया। मैं देख रहा था कि इसके कटे हुए नरखरे से ताज़ा ताज़ा खून बह कर मेरे कमरे में चारों तरफ फैल रहा था। फिर इस शख्स ने मेरे दूसरे वजूद के पाँव काटे। इसके बाद इसने मेरे पाँव और सर पकड़कर खोलते हुए कड़ाह में डाल दिए और फिर चंद लम्हे बाद ही इन्हें निकाल लिया। वो मेरा सर खा रहा था कि अचानक इसके चेहरे का रुख मेरी तरफ हो गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो शख्स भी कतई मेरा हम शक्ल था। चीख के साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं समझ गया कि ये डरावना और भयानक ख्वाब इस पुरसरार कुव्वत की तरफ से मेरे लिए एक तरह की तंबीह है। लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी का हासिल ही अब हमजात को अपने काबू करना बना चुका था। इसलिए रात होते ही मैंने अपना अमल शुरू कर दिया। आज से मुझे चिराग जलाकर अमल शुरू करना था और आज रोटी भी नहीं पहुंचानी थी। मैंने अपने चारों तरफ पहले हिसार खींचा और इसके बाद अमल शुरू कर दिया। मेरी पुश्त चिराग की तरफ थी और मेरा साया सामने पड़ रहा था। इस वक्त रात के ठीक 3 बजे थे। अभी मैं अमल शुरू किए 1 घंटा भी ना गुजरा होगा। जैसे इस बंद कमरे में सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और हवा का एक तेज़ो तन झोंका कमरे में दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे चिराग की लो बहुत ज़ोर से थरथरा रही हो, मगर कमरा भी रोशन था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी मेरी पुश्त पर चिराग जल रहा है। मगर इस तेज़ हवा में चिराग क्यों नहीं बुझता। इस ख्याल के साथ ही मुझे याद आया कि यह सब कुछ मेरा वहम और फरेबे नज़र भी हो सकता है। इसके साथ ही मैं फिर पूरी तवज्जो के साथ अमल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मेरा साया भी अब कांपने लगा था, जैसे चिराग की लो बहुत तेज़ी के साथ थरथरा रही हो। लेकिन अब मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये सब वहम है। मेरे कमरे का दरवाज़ा बदस्तूर बंद है और हवा भी कमरे में तेज़ी के साथ नहीं आ रही। ये सब इसी नादीदा और पुरसरार कुव्वत के करिश्मे हैं, जिसे बस में करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक मरतबा फिर आंधी का सा शोर सुनाई दिया और इसी के साथ मैंने देखा कि मेरे सामने एहसास से बाहर कोई शख्स मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा है। मैं चौंक पड़ा। ये तो वही ख्वाब वाला शख्स मालूम होता है। चंद लम्हों में ही इस बात की तस्दीक हो गई। जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा था, बिल्कुल वही मुनक्किद होशो आवास में देख रहा था। और जब वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आया कि वो अजनबी शख्स मेरी हम शक्ल का सर खा रहा है और इसका चेहरा मेरी तरफ है, तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं इसे देखने पर मजबूर था, इसलिए कि वो मेरे साए के बराबर ही बैठा हुआ था और मुझे अपना अमल जारी रखने के लिए साए की तरफ देखना लाजमी था। ये सारा मंज़र मेरे साए के बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा था। मैंने अपने अमल की रफ्तार तेज़ कर दी। इससे मेरे दिल को कुछ तक़वियत हुई। साए पर नज़र जमाए हुए मुझे काफ़ी वक्त गुजर चुका था और अब मेरी नज़रें थकने लगी थी। मैंने साए से नज़रें हटाकर छत की तरफ देखा तो हैरान रह गया। छत गायब थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैं चकरा गया, आखिर छत कहाँ गई। लेकिन इस वक्त मुझे ख्याल आया
کہ وہ بھی فریب نظر ہو سکتا ہے۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ ایک دھندلا سا حیولہ آسمان کی پناہوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں نے پلکیں چپکائیں اور اب جو نیچے اپنے سائے کی طرف نظر کی تو نہ اس کے قریب میرے ہم شکل کا کٹا ہوا سر تھا اور نہ میرا ہم شکل۔ اب عمل کا وقت بھی تقریباً پورا ہونے والا تھا۔ مجھے کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی اور میں نے عمل پڑھنا روک دیا۔ یہ عمل مجھے رات 12 بجے سے صبح اذان ہونے تک کرنا تھا۔ میں اثار سے باہر آیا، چھت کی طرف دیکھا تو چھت اپنی جگہ موجود تھی۔ کمرے میں سب کچھ اسی طرح تھا جیسے رات کو تھا۔ میں نے ایک بڑی سخت اور عذابناک رات گزاری تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کے میں سو گیا۔ سو کر اٹھا تو مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میں نے خواب میں حمزاد کو دیکھا ہے جس نے مجھے روٹی نہ پہنچانے کی شکایت کی ہے۔ میں نے سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے روٹی کہیں کسی چوراہے پر جا کر نہیں رکھنی پڑے گی بلکہ اپنے کمرے میں ہی عمل کے دوران اپنے اثار کے اندر اس پر دم کر کے رکھنی پڑے گی اور عمل ختم کر کے روٹی اثار میں ہی چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کمرہ خالی چھوڑ دینا پڑے گا۔ رات ہوئی تو میں نے یہی کیا اور صبح جب میں اپنے ہی حویلی کے ایک دوسرے کمرے میں نماز پڑھ کر اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عمل کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ روٹی غائب تھی جبکہ کمرہ باہر سے لگا کر گیا تھا اور نماز پڑھ کر آنے کے بعد خود کھولا تھا۔ میرا عمل پورا ہونے میں اب صرف 9 دن باقی تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے اٹھا تھا۔ کسی نے پھاٹک کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر پھاٹک کھولا، دیکھا تو ٹھیکیدار عبدالستار کھڑے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے، میاں یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ صورت نہیں پہچانی جاتی، آخر ہو کن چکروں میں؟ تم تو ایسے اپنی حویلی میں قید ہوئے ہو کہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ دن رات گھر میں پڑے کرتے کیا رہتے ہو؟ کچھ پتہ تو چلے۔ میں نے خان صاحب کو اندر بلا لیا اور اپنے کمرے میں بٹھا کر بولا، بس خان صاحب ایسے ہی ایک کام ہے جس کے لیے مجھے تنہائی چاہیے۔ خان صاحب میری بات سن کر ہنسے اور بولے، میاں صاحب زادے کیا کیمیا بنا رہے ہو؟ اما اس چکر میں نہ پڑنا۔ اچھے اچھے خان ٹھکانے لگ گئے، ان میں لاکھوں کے گھر خاک ہو گئے، ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ جو پاس میں جمع پونجی ہے جمع جوڑ کے وہ بھی گنوا بیٹھو گے۔ میں نے کہا، خان صاحب میرے پاس کون سی ایسی دولت رکھی ہے جو یہ شوق کروں گا، اور پھر کیمیا گری سے میرا کیا واسطہ؟ میری بات سن کر خان صاحب نے کہا، خیر میاں تم جانو، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کل سے کام شروع کر دوں۔ بارش بھی بند ہو گئی ہے، کیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد خان صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن سے پھر ملبہ اٹھنے لگا۔ حویلی پرانے وقتوں کی بنی ہوئی تھی کہ کیا اینٹیں کی جگہ جگہ پتھر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ خان صاحب اینٹیں، پتھر اور دوسرا سامان اٹھوانے میں مصروف رہتے۔ خان صاحب دل کے ذرا حریص ہی واقع ہوئے تھے۔ وہ رتی بھر ملبہ حویلی میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور اب اس عمل کی آخری رات تھی۔ اس رات مجھے پوری طرح محتاط اور ہوشیار رہنا تھا۔ میرے علم میں تھا کہ میرے مستقبل کا دار و مدار اس رات پر ہے۔ مجھے نہ ڈرنا ہے نہ اپنا عمل ترک کرنا ہے۔ اس رات میں تمام راتوں سے زیادہ مستعد اور چاق و چوبند تھا، مگر خلاف معمول وہ رات سکون سے گزر گئی۔ عمل ختم کر کے میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی ایک دم مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی جو اس سے پہلے ایک دم اس طرح کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے پر کھلی۔ میں کچی نیند میں اٹھ گیا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ 8-10 مزدور
दरवाजे के बाहर खड़े हैं और इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। उनमें से एक मुझे देखकर अकलाया, चिराग चिराग, क्या बात है, साफ साफ बताओ, कैसा चिराग, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने इससे पूछा। काफ़ी देर बाद वो इस काबिल हुए कि अपनी बात का इजहार कर सकते। इनकी बात सुनकर मैं भी चकरा गया। उन्होंने बताया कि वो शिकस्ता हवेली के एक हाल नुमा बड़े कमरे में एक बुनियाद खोद रहे थे कि तकरीबन 10 फीट नीचे इनमें से एक की कुदाल किसी ऐसी चीज़ से टकराई जिससे टकराने के बाद बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई जैसे कुदाल किसी देग से या किसी पीतल के बर्तन से टकराई हो। वो समझे कि यकीनन यहाँ कोई चीज़ दफन है। उन्होंने जल्दी जल्दी आसपास का मलबा साफ किया, लेकिन मलबा हटाने के बाद ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि वहाँ कुछ भी नहीं था। किसी ने बुनियाद पर फिर कुदाल चलाई, फिर वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जल्दी जल्दी बुनियाद में लगी हुई कीकिया ईंटें हटाना शुरू की, लेकिन एक मर्तबा ईंटें हटाते हटाते वो सब उछल पड़े। बुनियाद में तकरीबन 10 फीट नीचे बुनियाद के अंदर एक खाना सा बना हुआ नज़र आया, जिसमें एक कांसी का चिराग रखा हुआ था जो रोशन था। मैंने सोचा मैं भी तो अपना अमल एक ऐसे ही कांसी के चिराग के ज़रिए कर रहा था। एकदम मेरी नज़र इस तरफ उठ गई जहाँ मेरा चिराग रखा हुआ था। मैं चौंक पड़ा, चिराग गायब था। मैंने मज़दूरों से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। इनके जाने के बाद मैंने तमाम कमरे में अपना चिराग ढूंढा, मगर इसका कहीं पता नहीं था। मैं सुबह कमरे का दरवाज़ा लगाकर सोया था और मज़दूरों के आने पर मैंने दरवाज़ा खोला था। फिर चिराग यहाँ से कैसे गायब हो गया, जबकि कमरे में कोई खिड़की भी ना थी जिसके ज़रिए कोई कमरे में दाखिल होकर चिराग चुरा ले जाता। चिराग से मायूस होकर मैं अपने कमरे से निकला और हवेली के शिकस्ता हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि अब ठेकेदार अब्दुस्तार खां भी मौजूद थे और मज़दूरों के हमरा भी कुछ हैरत ज़दा से दिखाई दे रहे थे। मैं इन लोगों तक पहुंचा। वो इस जगह से काफ़ी फासले पर खड़े थे जहां खुदाई का काम हो रहा था। मेरे आने पर ठेकेदार ने कहा, समझ में नहीं आता क्या माजरा है। मज़दूर खुदाई करने और मलबा उठाने से इनकारी हैं। खुदा मालूम ये क्या चक्कर पड़ा। चले आइए देखते हैं। ये कहकर मैं इस तरफ बढ़ा जिधर बाकौल मज़दूरों के ये हादसा पेश आया था। मेरे आगे बढ़ने पर खान साहब की भी हिम्मत बढ़ी और कुछ मज़दूर भी हमारे साथ चलने लगे। मैं इस जगह पहुंचकर देखा कि वाकई एक जगह तकरीबन 10 फीट नीचे एक बुनियाद में चिराग रोशन था। पहले मैं कुछ झिझका, मगर फिर हिम्मत करके नीचे उतर गया और चिराग इस जगह से उठा लिया। वो अब भी इस तरह जल रहा था। मेरे इस तरह चिराग उठाने पर कुछ लोगों के चेहरों पर हैरत के आसार नमूदार हुए। ये चिराग किसने रखा था? मैंने मज़दूर को मुखातब करके सख्ती से पूछा। मेरा ख्याल था कि मज़दूरों ही में से किसी की ये हरकत है, मगर मेरे और ठेकेदार के लाख सख्ती से पेश आने के बावजूद, बल्कि उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया कि चिराग उन्होंने इसी तरह बुनियाद के अंदर जलता हुआ देखा था। ये चिराग मेरे ख्याल के मुताबिक वही था जिसके ज़रिए मैंने अपना अमल किया था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर चिराग को गुल कर दिया और बाहर निकलकर ठेकेदार से बोला, ये चिराग मेरा है। कल ही मेरे कमरे से किसी ने इसे चुरा लिया था और यकीनन ये हरकत यहीं काम करने वालों में से किसी की है। फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं, किसी ने मुझे और आपको डराने की ये हरकत की है। मेरा ख्याल है आप काम शुरू कर दीजिए। ठेकेदार मेरी बातों से मुतमिन हो गए, हरचंद के मैं अभी पूरी तरह मुतमिन नहीं था और मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या माजरा है। ठेकेदार ने मज़दूरों से काम जारी रखने के लिए कहा, लेकिन इनमें से कोई भी काम करने पर आमादा नहीं हुआ। मजबूरन ठेकेदार को कहना पड़ा, अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना हिसाब ले जाओ, मैं दूसरे मज़दूरों का इंतज़ाम कर लूँगा। इन सब को छुट्टी दे दी गई, लेकिन ठेकेदार साहब का ख्याल गलत साबित हुआ। वो दिन भर दूसरे मज़दूरों की तलाश में रहे।
मगर कोई भी यहाँ काम करने पर राज़ी न हुआ। तमाम शहर में ये अजीब व गरीब वाक़या मशहूर हो गया और ये ख़बर मेरे दोस्तों तक भी पहुँची। वो भी इसकी तस्दीक करने मेरे पास आए। गर्ज के दिन भर लोग आते रहे और जगह देखते रहे जहाँ से चिराग निकला था। इशा की नमाज़ पढ़कर आज पहली मर्तबा मैंने रात को सोने की तैयारी की। मैं अमल तो पूरा कर ही चुका था और अब किसी कदर मायूस भी था, इसलिए कि आज पूरे 40 दिन मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अब तक इस पुरसरार कुव्वत ने खुद को जाहिर नहीं किया था। न जाने लेटे लेटे मेरे दिल में क्या आई कि मैंने उस चिराग को उठाया और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन से घिसने लगा, मगर लाअसल इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसके बाद मैंने चिराग अपने तकिए के नीचे रखा और सोने के लिए लेट गया, लेकिन नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। अब क्या करूं? क्या मैं दोबारा अमल शुरू करूं? मैं सोच रहा था, या फिर इसी ज़िंदगी की तरफ लौट जाऊं जो तलखियों, नाकामियों और महरूमियों से भरी हुई है। बहुत देर तक मैं इन बातों पर गौर करता रहा। फिर मैंने सोने की कोशिश की, मगर नींद अब भी मुझसे दूर थी। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? शायद इसलिए कि आज रात में भूखा हूँ। मैं खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। थकन और भूख के साथ नाकामी के एहसास ने भी मुझे निडाल कर दिया था। मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी और करीब था कि मैं सो जाता। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सराहने से तकिया खींच लिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। तकिया वाकई पलंग के नीचे था। मैंने झुक कर तकिया उठाया। कमरे में लैलटेन की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, जिसकी लौ मैंने लेटने से पहले मद्दम कर दी थी। मैंने सोचा कि सोते में खुद मुझसे ही तकिया गिर गया होगा। ये शायद मेरा वहम ही है कि किसी ने मेरे सर के नीचे से तकिया खींच लिया। मैं फिर लेटने लगा और अभी मैंने कमर भी सीधी नहीं की थी कि किसी ने मेरे ऊपर से चादर खींच ली। मैं खौफजदा हो गया और लेटे लेटे ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था। कौन मुझे तंग कर रहा है? मैं सोच रहा था। यकीनन ये कोई नादीदा कुव्वत है। इस मर्तबा मैंने खुद बकाए होशो आवाज़ अपने ऊपर से चादर खींचती हुई देखी थी। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मैं ये फैसला न कर पाया था कि उठकर चादर ज़मीन से उठा लूं या नहीं। मुझे ऐसे लगा जैसे फिर मेरे सर के नीचे से तकिया सरका है। इस मर्तबा मैं अचानक उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ वाज़ह तौर पर कांप रही थी। डर गए? आवाज़ आई। मैं जाग रहा हूँ और तुम सो रहे हो। तुम सामने क्यों नहीं आते? मैंने खला में घूरते हुए कहा। तुम मेरा ध्यान तो करो, मैं तुम्हें नज़र आने लगूंगा। आवाज़ फिर आई। मुझ पर खौफ सा तारी होने लगा और मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। इससे कुछ फ़ायदा नहीं। मैं कोई जिन या भूत नहीं हूँ कि तुम्हारे आयतें पढ़ने से भाग जाऊँगा। आवाज़ ने कहा। फिर कौन हो तुम? हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। तुम खुद अपनी आवाज़ नहीं पहचान सकते? अब जो मैंने इसकी आवाज़ पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो तो खुद मेरी ही आवाज़ थी, मगर इससे आगे मैं सोच न सका। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ़ हूँ। मैं तुम्हारा हमजाद हूँ, जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। मेरा तसव्वुर करो, यानी खुद अपने जिस्म का। मैं हाज़िर हो जाऊँगा, यानी तुम्हें नज़र आने लगूँगा। क्या तुम मुझे मिल गए? मेरी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। फिर मैंने आंखें बंद करके अपने जिस्म का तसव्वुर किया, जिसके लिए मैंने महीनों रियाज किया था। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं उछल पड़ा। खुद मेरा ही जिस्म मेरे रूबरू था। तुम मेरे हमजाद हो? हाँ, वो तो ही हूँ। हाँ, वो तुम ही हो। मैं खुशी से अकला रहा था। मैं तुमसे जो भी कहूँगा, क्या वो पूरा करोगे? मैं इस तरह तुम्हारा हुक्म बजा लाऊंगा, मगर इससे पहले तुम्हारे दरमियान कुछ शर्त ज़रूर तय हो जानी चाहिए। हमजाद बोला।
وہ کیا؟ میں نے بے صبری سے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کس لیے مسخر کیا ہے اور یہ عرصہ کتنا ہوگا؟ تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ حمزاد نے پوچھا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں۔ خوب سوچ کر جواب دو۔ تم بہرحال اس معاہدے کے پابند ہوگے